कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे काकतीयास। काकतीयास में हम लोगों ने गणपति देव को देखा। गणपति देव मुत्कुल की जंग हार जाता है और उसके बाद वो सियासत से सबकदोश हो जाता है। सबकदोश होते वक्त वसीयत करता है कि मेरे बाद मेरा जानशीन जो रहेगा वो मेरी बेटी को बनाए। इसकी बेटी थी रुद्रामा। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, इसके पास मर्द औलाद भी थी। हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि जब वो जंग लड़ने गया था दिव्य सीमा में तो दो बहनों के साथ उसकी शादी हुई थी। उन दो बहनों में से एक की बेटी थी रुद्रम्मा और दूसरी बीवी की जो औलादें थी वो थी हरिहरा मुरारी देवा। उन हरिहरा मुरारी देव तो इसको नरीना औलाद भी थी, लेकिन वो छोटे थे और गणपति देव को ज्यादा भरोसा अपनी बेटी पे था जिसका नाम था रुद्राम्बा, जो बाद में चल के काकतीय सल्तनत की बादशाह बनी या राजा बनी। तो इसके बारे में हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये तलवारबाजी में, सियासत में, घुड़सवारी में काफी ज्यादा माहिर थी और इसके वालिद को यकीन था कि इन बेटों से बेहतर वो इस सल्तनत को संभाल सकती थी, इसलिए इसने रुद्रम्मा को अपना जानशीन मुकर्रर किया। तो रुद्रम्मा कब बादशाह बने? 1262 से 1259 1262 से 1259 तक रुद्रम्मा देवी का तकरीबन 25 साल का दौर रहा। इस दौर के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या कारनामे रुद्रम्मा ने किए। तो सबसे पहले रुद्रम्मा देवी के बारे में जो मालूमात का पता चलता है वो कौन से शवाहिद, वो कौन से माखाजात है जो हमें रुद्रम्मा देवी की हुकूमत, रुद्रम्मा देवी के नज़्म नफ्स और इसके बारे में अल्लाह देते हैं। तो पहला है बीदर का कदबा, बीदर। दूसरा है मार्कापुरम, मार्कापुरम। तीसरा है दुर्गी, दुर्गी। चौथा है चंदुपटला, चंदुपटला का कदबा। ये 4 कदबे हैं जो हमें रुद्रम्मा देवी की सियासत, उसकी नज़्म-ओ-नस्र और उसकी मौत के बारे में बताते हैं। ये इब्तिदाई 2 कदबे जो हैं वो हमें इसके नज़्म-ओ-नस्र के बारे में बताते हैं, इसकी जंगों के बारे में बताते हैं और ये आखिरी का जो कदबा है चंदुपटला का कदबा, ये हमें रुद्रम्मा देवी की मौत के बारे में बताता है कि किस तरह वो जंग लड़ते हुए मैदान जंग में इंतकाल कर गई। ये चंदुपटला का कदबा हमें बताता है। तो चलिए देखते हैं कि रुद्रम्मा देवी ने कौन कौन सी जंगें लड़ी, वो अपने वालिद की दी हुई सल्तनत को कितना वसी की। तो रुद्रम्मा देवी ने नेल्लूर को फतेह किया। ये नेल्लूर वही है जो पिछली क्लास में हम देखे थे, बलियूर की जंग हुई थी मनमसिद्धि 2, तो उसको फिर से फतेह किया। इसके अलावा कलिंग की जंग, कलिंग के इलाके को फतेह किया। ये कलिंग अशोका वाला इलाका ही है लेकिन उतरता नहीं होता। कलिंग को फतेह करने से काकतीय सल्तनत में न सिर्फ आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा बल्कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाके भी काकतीय सल्तनत में शामिल हो गई। एक बहुत बड़ा कारनामा था रुद्रम्मा देवी का। और रुद्रम्मा देवी की तारीख का सबसे अहम कारनामा जो है, जो इनके जानी दुश्मन थे यादव राजा जो थे उनको इसने हराया। एक औरत होते हुए, एक औरत हुक्मरान होते हुए भी इसने यादव महादेवा को शिकस्त दी और उससे 1 करोड़ रुपए की दीद यानी कि जुर्माना। ये एक बहुत बड़ा रुद्रम्मा देवी का तारीखी कारनामा है जिसने यादव राजा महादेव को हराया और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उससे वसूल किया। उस जुर्माने से इसने अपने इलाके को डेवलप किया, तालाब बनवाए, नहर बनवाए, इसके साथ साथ दवाखाने बनवाए। दवाखाने बनवाने में ये हालात हमको पता चलते हैं मार्कापुरम के कदबे से। कौन से कदबे से? मार्कापुरम के कदबे पे लिखे हुआ है कि उस 1 करोड़ रुपए से रुद्रम्मा देवी ने औरतों के लिए दवाखाना बनाया, औरतों के लिए मेटरनिटी हॉस्पिटल बनाया। उसकी वजह ये थी कि रुद्रम्मा ने
ऐसे औरतों को देखा था जो डिलीवरी के वक्त इंतकाल कर जाते हैं। उनकी बेहतरी के लिए रुद्रम्मा देवी ने औरतों के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल बनवाया, जिसका जिक्र मार्कापुरम के कदम में है। ओके, तो ये जो इसके जंग, नेल्लूर की जंग, कलिंग की जंग पर यादव राजा महादेवा को हराया। इसके बाद इसके बारे में हमें और इतलात, रुद्रम्मा देवी के बारे में और इतलात हमें मार्को पोलो की किताब से मिलते हैं, जो अदो है द ट्रैवल्स, जो मोटोपल्ली की बंदरगाह पे आया था। मोटोपल्ली की बंदरगाह पे आने के बाद यहाँ की तिजारत, माशियत, कई चीज़ों को देखा है रुद्रम्मा देवी के दौर को, इन्हें अपनी किताब में लिखा। यहाँ से भी कई एक वाक़यात का हमें रुद्रम्मा देवी के दौर में जिक्र मिलता है। रुद्रम्मा देवी के कौन थे सिपहसालार? वो कौन लोग थे जो रुद्रम्मा देवी को ज़्यादा सलाह मशवरा देते थे, जंगों में हिस्सा लेते थे? इस तरह रुद्रम्मा ने अपने 12 कमांडरों को अपने लिए मखसूस रखा था, जो हर समझो कि रुद्रम्मा देवी की ये कैबिनेट थी जो सलाह व मशवरा देते थे। उसमें सबसे अहम था रेचरला प्रसाद। रेचरला रुद्रा जो था वो गणपति देव का था। रेचरला प्रसाद और गोना गन्ना रेड्डी। इसके साथ साथ और भी कई लोग थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा अहम थे, जो इसकी फतवाहत में रुद्रम्मा की बहुत ज्यादा मदद करते थे। रुद्रम्मा देवी की मौत कैसे हुई, जब हम ये देखते हैं तो इन्हीं में से एक सिपहसालार कमांडर था कास्ते अंबादेवा। इसने बगावत की। इसके कमांडरों में से या इसके बादशाहों में से एक था कास्ते अंबादेव, जिसने बगावत की। इसकी बगावत को कुचलने के लिए रुद्रम्मा देवी ने इस पर हमला किया। ये हमला हुआ 1289 में या 1289 में ये हमला होता है। इस हमले में मैदान जंग में लड़ते हुए रुद्रम्मा देवी मौत का शिकार हो जाती है। आप लोगों की बात बताता हूँ कि जब ये जंग हुई उस वक्त रुद्रम्मा देवी की उम्र 82 साल थी। 82 साल की एक औरत घोड़सवारी करते हुए, जंग लड़ते हुए मैदान जंग में लड़ रही है और मर रही है, तो ये कोई आम वाक़या नहीं है। हमारे पास 50 साल लोगों को घोड़ा चढ़ने में मुश्किल होती है, जबकि 82 साल की उम्र में ये जंग लड़ते हुए मैदान जंग में इंतकाल कर गई। ये तारीख का सबसे बड़ा एजाज है। कब मरी? 1251 में। किससे लड़ते हुए? कास्ते अंबादेव से। किस उम्र में मरी? 82 साल की उम्र में मैदान जंग में इंतकाल कर गई। तो तारीख में ये एक ही औरत नहीं है जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। तारीख में से कई वाक़यात मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको सवाल आता है हिंदुस्तान की सबसे पहली खातून हुक्मरान, रज़िया सुल्तान नहीं होते। दिल्ली की पहली खातून हुक्मरान कौन है? रज़िया। अगर आपको जगह देके पूछ रहा है कि दिल्ली की पहली खातून हुक्मरान कौन है या मुस्लिम खातून हुक्मरान कौन है, तो रज़िया सुल्तान। लेकिन अगर हिंदुस्तान की पूछ रहा है तो वो है प्रभावती गुप्ता। क्या नाम है? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता गुप्त सल्तनत की थी हिंदुस्तान की तारीख की पहली हुक्मरान। उसके बाद पहली मुस्लिम या दिल्ली सल्तनत की पहली हुक्मरान रज़िया सुल्तान। जुनूबी हिंद की पहली खातून हुक्मरान रुद्रम्मा देवी। जुनूबी हिंद की पहली खातून हुक्मरान रुद्रम्मा देवी। इसके साथ साथ अहमदनगर की चांद बीबी जिनका ताल्लुक अहमदनगर सल्तनत से है। ये हिंदुस्तान के ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, तख्त को संभाला। प्रभावती गुप्ता, रज़िया सुल्तान। तो अगर सिर्फ हिंदुस्तान पूछ रहा है तो प्रभावती गुप्ता, दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम पूछ रहा है रज़िया सुल्तान, जुनूबी हिंद पूछ रहा है रुद्रम्मा देवी या चांद बीबी। तो ये थे रुद्रम्मा देवी के हालात और वाकया। रुद्रम्मा देवी के मौत के वाकयात का जिक्र हमें चंदू पटला के कुतबे से मिलता है। इसमें और एक चीज क्या है, चंदू पटला का कुतबा ये बनाया कौन?
जो इसको मारा था, कौन मारा था? कहते हैं अंबादेवा। रुद्रम्मा देवी को मारने के बाद उसकी मौत के 1 साल के बाद 1290 में चंदूपट्टा कस्बा बनवाता है। उसमें रुद्रम्मा देवी के कारनामों को बयान किया गया है कि रुद्रम्मा ने किस तरह जंगें लड़ी, किस तरह सियासत चलाई। इसके पास 72 नयनकार थे, कल जिक्र किया था मैं, उनको किस तरह मजबूत की। ये तमाम वाक़यात चंदूपट्टा एक मुद्दे पे है जिसको बनाने वाला था कास्दया अंबादेव। तो यहाँ पर खत्म होती है रुद्रम्मा देवी। अब इसके बाद काकतीय सल्तनत का सबसे आखिरी हुक्मरान कौन था? प्रतापरुद्र दूर्वम। कौन है? प्रतापरुद्र दूर्वम। इब्तदाई काकतीय और बाद के काकतीय दोनों का सबसे आखिरी हुक्मरान है प्रतापरुद्र दूर्वम, जो कब से कब तक हुकूमत किया? 89 से 1323 तक। इसके बारे में अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो रुद्रम्मा देवी को ये बेटा नहीं होता, प्रतापरुद्र जो है, प्रतापरुद्र दूर्वम जो है रुद्रम्मा देवी का बेटा नहीं होता, बल्कि ये इसका नवासा है। कि अब नवासे को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पर क्या हुआ? रुद्रम्मा देवी को कोई नरीना औलाद, मर्द औलाद नहीं थी। रुद्रम्मा देवी के 3 औलादे थे, तीनों के तीनों बेटियां थे। इसलिए उसकी जो बड़ी बेटी थी मुम्मड़म्मा, बड़ी बेटी मुम्मड़म्मा, दूसरी बेटी रुयम्मा, तीसरी बेटी रुद्रम्मा। 3 बेटियां थे रुद्रम्मा को। उसमें से मुम्मड़म्मा का जो बेटा था वो था प्रतापरुद्र, प्रतापरुद्र दूर्वम। इसको अपने नवासे को उसने तख्तनशीन किया क्योंकि इसके पास अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो प्रतापरुद्र का दौर शुरू होता है 89 से 23 तक। ये काकतीय का आखिरी हुक्मरान है। क्यों मनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उनके पास बेटे नहीं थे, 3 भी बेटियां थे। बड़ी बेटी का जो बेटा था प्रतापरुद्र, उसको बादशाह बनाई। इसका दौर शुरू होता है 89 से। इसके बारे में, प्रतापरुद्र के बारे में हमें जो मालूमात हासिल होती है वो है विलास के कतबे से, कालवे तालाब के कतबे से, कालवा तालाब के कतबे से हमें इसके बारे में इत्तलात और तमाम चीजें मिलती है कि किस तरह दिल्ली सलातीन ने काकतीय सल्तनत का खात्मा किया, किस तरह इन्होंने दिल्ली सलातीन से जंगें लड़ी, किस तरह प्रतापरुद्र काकतीय सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था, ये हम देखते हैं। तो हुआ क्या? 1303 में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बादशाह खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय सल्तनत पर हमला किया। कब? 1303 में। और प्रतापरुद्र वो वाहिद हुक्मरान है जिसने दिल्ली सल्तनत के हमले को शिकस्त दी, उन्हें हराया। 1303 में क्या हुआ? हार गया। कौन? खिलजी। उसके बाद 1309 से 1310 के दरमियान खिलजी ने अपने सिपह सालार मलिक काफूर, हम दिल्ली सल्तनत की तारीख में इसको पढ़े थे, मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का जनूबी हिंद का कमांडर था, इसने प्रतापरुद्र पर हमला किया, प्रतापरुद्र दूर्वम पर हमला किया और इसमें प्रतापरुद्र को शिकस्त होने के बाद प्रतापरुद्र और मुल्क काफूर के दरमियान माहिदा होता है 1 करोड़ रुपया और कीमती जवाहरात प्रतापरुद्र क्या करता है? मुल्क काफूर को देता है और लेके वापस दिल्ली चले जाता है। ओके, यह क्या हुआ? 9-10 में यह हमला हुआ। इसके बाद फिर से 1317 और 18 में मुबारक खिलजी, कौन? मुबारक खिलजी फिर वरंगल पे हमला करता। इस जंग में फिर से शिकस्त होती है प्रतापरुद्र को। प्रतापरुद्र इसके साथ माहिदा करता है, फिर बहुत सारा जुर्माना देता है और ये वापस चले जाता है। इसके बाद 1322 जूना खान जो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक बना, तुगलक खानदान का सबसे तालीमी याफ्ता, जिसको आप लोग पागल तुगलक, सन की तुगलक बोलते हैं, वो जूना खान 22 में वरंगल पर हमलावर होता है। लेकिन इस जंग में जूना खान को शिकस्त होती है, प्रतापरुद्र इसको हरा देता है। प्रतापरुद्र की आखिरी जंग 1323 में किसके साथ होती है? इसी जूना खान के साथ होती है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन
तुगलक, या इसको जूना खान बोलते हैं। 1323 में फिर प्रतापरुद्रा की और जूना खान की मोहम्मद बिन तुगलक की लड़ाई होती है, उसमें प्रतापरुद्रा हार जाता है। प्रतापरुद्रा हारने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इसको कैद कर लेता, बंदी बना लेके कैद कर लेके दिल्ली ले जाते रहता। इस हार की शर्मिंदगी से प्रतापरुद्रा नर्मदा नदी में कूद कर खुदकुशी कर लेता। क्या होता, हार गए आप, बंदी बन लेके जाओ, कैदी बन के जाने से तो अच्छा है कूद के मर जाओ बोल के नर्मदा नदी में कूद के खुदकुशी कर लेता है। इस तरह यहाँ पर काकतीय सल्तनत का खात्मा हो गया। इसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी राजधानी वरंगल का नाम बदलकर सुल्तानगढ़ या सुल्तानपुर। क्या हुआ, काकतीय खत्म हो गई और दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गई। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने वरंगल का नाम बदल के सुल्तानगढ़ या सुल्तानपुर रख दिया। तो ये था वाकया प्रतापरुद्रा का। अब इसमें एक और चीज हुई, इसी दौर में हिंदुस्तानी नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कबायली यात्रा जो है वो इत्तेफाक से हमारे पास होती है, जिसको हम कहते हैं सम्मक्का और सारक्का। कौन सी यात्रा, सम्मक्का सारक्का यात्रा। ये काकतीय दौर के रुद्र प्रताप से ही ताल्लुक रखती है। तो हुआ क्या, काकतीय दौर में काकतीय हुक्मरानों के दौर में एक इलाका था मेडारम, मेडारम का इलाका। ये मेडारम इलाके का जो जागीरदार था वो था पगड़गिद्दा राजू। क्या नाम था, पगड़गिद्दा राजू। इसकी बीवी थी सम्मक्का। कौन था इन्हें, मेडारम इलाके का जागीरदार था। किसके माता है, काकतीय प्रतापरुद्रा दूबम के तौर। तो प्रतापरुद्रा ने क्या किया, इन इलाकों पे महसूल बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। इत्तेफाक ये हुआ जैसे तुगलक के जमाने में हुआ था, जैसे टैक्स बढ़ाया खैत आया, यहाँ पर भी वही हुआ, जैसे टैक्स बढ़ाया इस इलाके में खैत आ गया, जिसके नतीजे में पगड़गिद्दा राजू जो है टैक्स नहीं दे सका। किसको, प्रतापरुद्रा। उसकी वजह से प्रतापरुद्रा जो है ना पगड़गिद्दा राजू पे हमला करते हैं। थोड़ा सा पगड़गिद्दा राजू को देखते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी की 3 औलादें थी। कितनी, 3 औलादें थी। सारलम्मा, नागम्मा, जम्पन। आमतौर पे ख्याल किया जाता है कि सम्मक्का सारक्का बहना नहीं होता, सम्मक्का माँ है और सारलम्मा बेटी है। तो ये इनकी फैमिली है, देखे पगड़गिद्दा राजू, सम्मक्का। इनकी 3 औलादें थी, सारलम्मा, नागम्मा, जम्पन। सारलम्मा का हस्बैंड था यानी कि गोविंद राजू का, इसका पगड़गिद्दा राजू का दामाद गोविंद राजू। गोविंद राजू ये इनका खानदान है, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो हुआ क्या, इस इलाके में टैक्स बढ़ाया गया। टैक्स बढ़ाने से उसी वक्त जब कैद आया तो टैक्स दे नहीं सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रतापरुद्रा दूबम ने मेडारम के इलाके पे हमला किया। हमला करने के बाद ये लोग उससे लड़ते गए अपनी अवाम के लिए, अवाम को टैक्स के बोझ से बचाने के लिए। लोग क्या करे, काकतीय से लड़े, लड़ते लड़ते एक एक करके सारे के सारे मारे गए। मारे जाने की वजह से चूंकि ये लोग अपनी अवाम के लिए लड़े थे, और आखिर में सबसे इंतकाल हुआ सम्मक्का। चिंतला गुट्टा बोलते इसको, चिंतला गुट्टा के मुकाम पे ये चली गई और मोर्चे लिखते हैं कि वहां से अचानक गायब हो गई। वहां फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं कुमकुम जैसा कुछ मिला ले जाके वही प्रतापरुद्रा को दिए। उसके बाद उन्हें खाब में आना शुरू कर, ये अलग स्टोरी है। चलो कभी मैं इसके लिए स्पेशल क्लास बना देता हूँ आप लोगों को। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये कबायलों के लिए लड़ते लड़ते मर गए। इसीलिए कबाइल हर साल इनको हर 2 साल में एक बार की यात्रा मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सम्मक्का सारक्का यात्रा। सम्मक्का सारक्का यात्रा ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कबायली यात्रा है, जो हर 2 साल में एक बार होती है। इसमें न सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा के बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दूर दराज से लोग इस यात्रा में आते हैं। इससे जैसा कि हिंदुस्तान में कुंभ मेला होता है,
इलाहाबाद में जो कुंभ मेला होता है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है जहां पर इबादत की जाती है। उसके बाद अगर उतनी पब्लिक कहीं जमा होती है तो वो होती है भंडारा में, इसीलिए इसे जुनूबी हिंद का या साउथ इंडिया का कुंभ भी कहा जाता है। तो ये वाकयात थे काकतीयास के, हमने इब्तदाई काकतीयास को देखा, उसके बाद के काकतीयास को देखा। इसके साथ साथ बहुत अब इनके नज़्मो नक्श है, इनका आबपाशी निजाम है, हम इसको अलग क्लास में देखते हैं। अगली क्लास आप लोगों को बनाऊंगा इसके लिए, जिसमें सम्मत सारका की यात्रा, उसके बाद पलनाटी पहाड़ जो है, पलनाटी की जंग है सबसे अहम है, उसके बाद इनका आबपाशी निजाम, इनका नज़्म नक्श आप लोगों को स्पेशली बताऊंगा मैं। और एक चीज, रुद्र प्रताप रुद्रदुम्न के दौर में नयनकार की तादाद 77 हो गई थी। ये ज्यादा से ज्यादा पद्मा नायक तब से ताल्लुक रखने वाले थे। तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।